Please subscribe the channel and press bell icon for notification. बजट से ठीक पहले पेश आर्थिक सर्वे ने एक बात तो साफ कर दिया है कि सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत बड़े अवसर भी हैं और ये भी बताने की कोशिश की है कि आने वाले दिनों में सरकार को किन किन मोर्चे पर कदम उठाने की जरूरत है और कहां दूसरे पक्ष को कदम उठाने की जरूरत है। इस आर्थिक सर्वे को पेश बनाने वाली टीम के मुखिया और मुख्य आर्थिक सलाहकार के.बी. सुब्रमण्यन हमारे साथ हैं। सर, आपको स्वागत है CNBC आवाज में। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि हम लोगों को भी, हिंदी बिजनेस चैनल वालों को सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि अर्थव्यवस्था की बातों को कैसे आप आसान भाषा में समझा पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमसे बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। पिछली बार आपने बैंड बाजा बारात के जरिए समझाया स्टार्टअप की कहानी, इस बार आपने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच के हिसाब से आपने बताया इंडियन रिकवरी की कहानी। तो थोड़ा सा सवाल मैं पूछूंगा, आपको समय मिलता है इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की या फिर कहीं से इनपुट मिलता है? क्रिकेट का तो मैं शौकीन हूँ। अच्छा, तो फिल्मों को भी शौकीन है मुझे लगता है। हाँ, फिल्मों का भी शौकीन हूँ, लेकिन क्रिकेट तो अब ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ इतनी अच्छी थी कि सर्वे पे काम करते करते भी मैं देख रहा था। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि 3 इडियट तो हमने भी देखा, कई बार देखा, लेकिन 3 इडियट का एक दूसरा पक्ष जो आपने निकाल कर लाया कि हेल्थ सेक्टर में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और कितना ज़्यादा खर्च होता है, आपने बहुत अच्छा उसमें से ये तो टीम को भी एक्चुअली बहुत बधाई दी जानी चाहिए, क्योंकि जो टीम है वो भी काफ़ी मेहनत करती है ऐसे उदाहरण लाने के लिए, ताकि एक अच्छी तरह से समझाया जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आर्थिक शास्त्र जो है हम सबको, हर एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी बहुत ही अहम है। भले ही जाने अनजाने में उनको प्रभावित करता है। हाँ, किसी तरह तो प्रभावित करता ही है। तो इसीलिए यदि इन जो मुद्दे हैं इनको एक सरल भाषा में बताया जाए, और उदाहरण जो है एक बहुत ही एक अच्छा एक उपाय है सरल भाषा में बताने के लिए। और ऐसा एक उदाहरण जो जैसे 3 इडियट्स की मूवी है, क्योंकि सबने देखी है और वो वाली सीन को देखे सबने आनंद उठाया है, तो एक आसानी से एक्चुअली वो जो आइडिया है वो बैठ जाता है। बिल्कुल, मैं चूंकि 3 इडियट की बात आपने की तो वहीं से शुरुआत करूंगा। आपने उसके जरिए बताया कैसे एक आम परिवार, गरीब परिवार का हेल्थ पे खर्च बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो बाकी चीज़ों पे खर्च नहीं कर पाता है, पढ़ाई पे खर्च नहीं कर पाता है, वैल्यू लाइफ पे खर्च नहीं कर पाता है। तो आपको लगता है कि आज की तारीख में हम लोगों ने प्रधानमंत्री की तरफ से कई योजनाएं चली, आयुष्मान भारत हुआ, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना चली, इसके बावजूद भी अभी बहुत ज़्यादा गैप है, कुछ करने की ज़रूरत है? तो एक जो मुद्दा हमने बताया है कि यदि भारत की जो हेल्थ केयर पे जो खर्च है, और इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि हेल्थ जो है एक प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का विषय है, तो राज्यों के लिए ये बहुत महत्व रखता है। यदि आप राज्य और जो केंद्र सरकार है दोनों को मिला के देखें तो हमारी जो हेल्थ केयर की स्पेंडिंग है वो करीब 1% है GDP के अनुपात में। इसको यदि 2.5% तक बढ़ाया जाए तो जो अपने निजी जेब से जो लोग खर्च करते हैं, इस संदर्भ में राजू के परिवार का एक्चुअली उदाहरण लिया गया, तो उससे जो 100 में से 60 रुपया जो अपना निजी जेब से आता है वो कम होके करीब 30 रुपया हो सकता है। तो और इसमें जो हमने जैसे कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया था कि शुरू में जो आपकी स्पेंडिंग जब कम होती है उसमें आप थोड़ा भी यदि उसमें वृद्धि कर दें तो जो उसका जो लाभ है परिवारों को, साधारण परिवारों को बहुत मिलता है। 2.5 जो हेल्थ सेक्टर पे स्पेंडिंग की बात आप कर रहे हैं, वो कितने टाइम फ्रेम में देख रहे हैं? 4 साल 5 साल में, इमीडिएट अगले 1-2 साल में? एक तो जैसे हमने ये भी दिखाया है कि जो आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उससे काफ़ी लाभ आ रहा है। तो उसको और उसमें मजबूत और करना है, उसमें और जोर दिया जाना चाहिए। दूसरा, ये जल्दी से जल्दी हो ये अच्छी बात है। इस साल तो ज़रूर अभी जो महामारी चल रही है उसके वैक्सीनेशन के लिए जो भी प्रबंध किए जाने चाहिए उसके लिए जो जितने भी जो राशि है उसको
एलोकेट किया जाना चाहिए। लेकिन उसके आगे चलते जब इस साल मेरा अनुमान है कि, और ईश्वर करे ऐसा ही हो, कि महामारी में जो है वो ख़त्म हो जाएगी इस साल, तो आगे चल के जो बाकी जो हमारे हेल्थ केयर के मुद्दे हैं, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए 2.5% तक वृद्धि जितनी जल्दी से जल्दी होगी उतना लाभ लोगों को आएगा। क्योंकि सरकार के पास जिस तरीके से कोरोना के काल में हमने देखा कि आमदनी में थोड़ी सी कटौती आई, सरकारी खजाने पे एक दबाव बना हुआ है, ऐसे में कई जगह से चर्चाएं ये हो रही हैं कि सरकार को जो अभी हेल्थ सेस 1% है उसको क्या बढ़ाने की गुंजाइश दिख रही है, या फिर कुछ इस तरीके से राजस्व जुटाने के लिए कुछ अलग कदम उठाने चाहिए ताकि खर्च बढ़ा सके। तो इसमें जो हमने दूसरा अध्याय लिखा है वॉल्यूम 1 के, उसमें जो आइडियाज़ की बात कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि कई बार जैसे आप सोच बता रहे हैं वैसे ही सोच चलती है कि इस बार अभी उतना राजस्व नहीं है, लेकिन जैसे हमने बताया एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1998 से 2003 तक करीब आपका 5% औसताना विकास दर था, और जिसके चलते जो है आपका ऋण जीडीपी के अनुपात में काफ़ी बढ़ गया, 83%। तो ऐसा ही समय था, लेकिन तब भी जो है सरकार ने ऋण लिया और उसके चलते और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग की, और उसके करने से जब ग्रोथ बढ़ा तो अब जीडीपी के अनुपात में ऋण घट गया। तो वही सोच दोबारा हमें रखनी है कि जब भी जब रिसेशन होता है या स्लो डाउन होती है, उस समय में सरकार को खर्च और करना चाहिए, क्योंकि वो खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज। तो वही तो ऋण से आते हैं, ऋण से आते कोई हैं। नए तो टैक्स के फेवर में आप नहीं है। तो ऐसे समय में जो है हम ये बता रहे हैं कि यदि आप ऋण लें और उससे आप एक्चुअली उससे निवेश करें और इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, तो उससे जो ग्रोथ आती है, ऋण अपनी भरपाई खुद करता है 2-3 सालों में, क्योंकि उससे जो है ग्रोथ आती है, ग्रोथ आने से आपके टैक्स रेवेन्यूज बढ़ते हैं, और इसीलिए अपनी भरपाई एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है, होना चाहिए। क्योंकि आपने ग्रोथ की बात की, तो अर्थ इकोनॉमिक सर्वे को लोग हमेशा एक चश्मे से देखते हैं कि अगले कारोबारी साल के लिए क्या ग्रोथ का अनुमान दिया जाता है। आपने 11% का अनुमान दिया, और आपने यहाँ पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच का भी जिक्र किया और कहा कि वी शेप रिकवरी ऐसे ही आएगी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है वी शेप रिकवरी आप देख कहां से रहे हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर में अभी भी दबाव बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी दबाव बना हुआ है। तो ये वी शेप रिकवरी जो आप देख रहे हैं 11%, ये बेस ईयर इफेक्ट होगा या फिर एक्चुअल रिकवरी दिखेगी? देखिए, पहला बात तो ये मैं दोहराना चाहूंगा कि पहले क्वार्टर की जब जीडीपी नंबर आई थी तब हम लोगों ने बताया था कि वी शेप्ड रिकवरी होगी। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देख के हमने बताया था कि ये ज़रूर है 23.9% की गिरावट आई है, लेकिन आगे चल के काफ़ी अच्छी रिकवरी होगी। तो ये रिकवरी हो रही है, वी शेप रिकवरी जारी है, और इसमें और वृद्धि आएगी, ये हमने कहा है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में जो 36 जो आउट हुए वो आपका 23.9% जैसा था, लेकिन उसके बाद जो सीरीज की विक्ट्री हुई ऑस्ट्रेलिया में, वो जिस तरह रिकवरी हो रही है उसका हमने किस सेक्टर में दबाव आपको दिख रहा है अभी भी? जैसे हमने देखा है मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अच्छी वृद्धि आई है उसमें। सर्विसेज की आप यदि जो PMI देखें, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो कहते हैं, जिसमें यदि 50 से ऊपर है तो वो ये बताता है कि 50% से ऊपर लोग इसमें वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं। तो पिछले जब से अनलॉक हुआ है, अनलॉक फेज से सर्विस सेक्टर में कि जो PMI है वो बढ़ी है। तो सिर्फ जो एक आध दो सेक्टर्स हैं जिसमें कॉन्टैक्ट सेंसिटिव जैसे बोलते हैं, जैसे आप मसाज में जाते हैं या फिर टूरिज्म में, जहाँ पे कॉन्टैक्ट रहता है, तो वहाँ पे जो है उसमें अभी भी मंदी है। और इसमें जब वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रही है, उसके चलते वैक्सीनेशन जब लोग वैक्सीनेट होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। ये जो डर है वो निकल जाएगी, और ये जो सर्विसेज सेक्टर है इनमें भी वृद्धि आएगी। हाँ, आपने चूंकि रिकवरी के दौरान आपने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का मैच का जिक्र किया, आपने कहा कि बजट में पंत और पुजारा की बैटिंग देखने को मिलेगी। तो जाहिर तौर पे आप बताएंगे नहीं और मैं पूछूंगा भी नहीं, अपनी एक मर्यादा होती है बजट की, लेकिन आपको कहाँ गुंजाइश दिख रही है, किस सेक्टर में कुछ और करने की जरूरत है, जैसे मोर्चे पे करने की जरूरत है? मोर्चा जो हमने बताया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में।
हेल्थ केयर में वैक्सीनेशन पे ध्यान देने की, और जो फाइनेंशियल सेक्टर बताया जिसमें कि जो फोरबेरेंस है उसको एक आपातकालीन दवा के रूप में लिया जाना चाहिए, ना कि रोज़मर्रा की जो खाना होता है वैसे। तो ये इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, उस पे फोकस। एक बैंकिंग सेक्टर को लेकर आपने एक बड़ी अहम बात कही कि एसेट क्वालिटी रिव्यू को हमें करना चाहिए नए सिरे से, जैसे फॉरबिडेंस को हम हटा रहे हैं। तो इससे एक जो चर्चा चल रही है बजट से पहले वो है बैड बैंक को लेकर के। तो आपको लगता है कि बैड बैंक एक अच्छा आइडिया है जहां पे हमें विचार करना चाहिए? तो इसमें दो मुद्दे हैं जो आपने प्रश्न पूछा है। पहला तो हमने ये बताया है कि जैसे आप क्रिकेट में यदि आप शॉट अच्छी टाइमिंग से खेलते हैं तो वो चौका जाता है, तो वैसे ही AQR में भी टाइमिंग जो है बहुत ही आवश्यक है। जो फोरबेरेंस जो दिया गया है उसको जब निकाला जाए उसकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। पिछले बार जैसे हुआ था उसमें वो शायद 3 दिन की दवाई 3 महीने के लिए ली गई, तो वो टाइमिंग सही नहीं बैठी। तो दूसरा जो आपने बैड बैंक में पूछा है, बैड बैंक में प्राइवेट सेक्टर में यदि बैड बैंक हो तो उसमें जो उसकी जो गुणवत्ता है वो शायद ज़्यादा होगी। तो बैड बैंक के बारे में ज़रूर विचार किया जाना चाहिए और करा भी गया है। सरकारी सेक्टर में नहीं, सरकारी बैंकों में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में। बैड बैंक प्राइवेट सेक्टर में हो तो उसमें जो निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी जब एक नहीं, बैड बैंक सरकारी बैंकों के लिए, एक NPA के लिए, नहीं, ये बैड बैंक सब बैंकों के लिए ही। हाँ। लेकिन बैड बैंक की जब जिस तरह आप डिजाइन करते हैं उसकी ऑटोनॉमी, उसकी जो डिजाइन है वो प्राइवेट सेक्टर में हो तो उसकी एक्चुअली जो गुणवत्ता है वो ज्यादा बेहतर होगी। हाँ। बैड बैंक तो सारे बैंकों के लिए ही होना चाहिए, लेकिन मैं उसकी डिजाइन की बात करें। एक आखिरी सवाल, चूंकि वक्त आपके पास काफी कम है, वो ये कि आपने एक फिस्कल रूल में बदलाव करने की बात की है, इसके पीछे क्या वजह, क्यों आप चाहते हैं कि बदलाव करने की जरूरत? जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होते हैं। जब इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो उतार आता है, और जब उस चढ़ाव आती है उसके बाद फिर जब रिसेशन है तो उतार आता है। जब फिस्कल पॉलिसी काउंटर सिक्लिकल होता है, यानी कि जब इकोनॉमी अच्छी कर रही है, निजी क्षेत्र अच्छा कर रहा है, तब सरकार जो है पीछे हट जाए, उतनी सरकार को ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब इकोनॉमी में मंदी आती है, जब उतार आता है, तब सरकार को आगे बढ़ के और एक्चुअली उसमें खर्च करना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो ये जो उतार चढ़ाव की जो तीव्रता है वो तीव्रता कम होती है। जबकि मान लीजिए आप उतार में और खर्च कम कर दें क्योंकि धनराशि नहीं है बोल के, और जब चढ़ाव हो रही है तब और खर्च करें, तो वो जो तीव्रता है और बढ़ जाती है। तो तीव्रता को कम करना चाहिए, इसीलिए काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जो है बहुत ही महत्व रखता है। तो जो उस दूसरे अध्याय में काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के बारे में कहा गया है, और फिस्कल रूल्स को हमें ऐसे बनाना चाहिए ताकि काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी हो सके, उसका अमल किया जा सके। और चलते चलते संक्षिप्त में बताएं कि रेटिंग एजेंसी ने के बारे में आपने कहा कि जो जमीनी हकीकत है वो रेटिंग एजेंसियां नहीं बता पा रही हैं, तो आप क्या बजट के बाद फिर से आप उनसे कहें कि आप अपनी रेटिंग को रिव्यू करें, या फिर आपके हिसाब से इंडिया की रेटिंग क्या होनी चाहिए? ये तो हमारे इसमें काफ़ी इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ वार्तालाप चलता रहता है, तो ये चलता ही रहेगा। हमने ये बताया है कि जो मूल हमारे अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं उनको यदि देखा जाए तो हमारी सॉवरेन रेटिंग जो है उन आंकड़ों को उनको दर्शा नहीं रही है। तो उसमें काफ़ी स्कोप है कि हमारे जो मूल आंकड़े हैं उनका जो चित्र है वो सॉवरेन रेटिंग में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबी से आवाज से बात करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल जी से। अनप्रेसिडेंटेड टाइम और पैंडेमिक से जूझती इकोनॉमी को पटरी पर लाने और ग्रोथ को और पुश करने की जरूरत है। यही कारण है एफएम ने प्रॉमिस किया है नेवर बिफोर लाइक यूनियन बजट। इसलिए बजट 2021 होगा बेहद इंपॉर्टेंट। आवाज को हो गए पूरे 16 साल, और इन 16 सालों में हमने आपके लिए डिकोड करे कुल 20 यूनियन बजट।
हर बजट में सीएनबीसी आवाज की बादशाहत रही बरकरार। तो इसी प्रॉमिस के साथ इस बार फिर आपसे होंगे हम रूबरू। बजट 2021, अ बजट लाइक नो अदर। देखिए सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि बजट मतलब सीएनबीसी आवाज। ये शायद सोच रहा है हमें ठंड क्यों नहीं लग रही। इसे क्या पता, हमारे पास है कोठारी हिमावली विंटरवेयर। कोठारी हिमावली विंटरवेयर, अंदर से गरम बाहर से नरम। आत्मनिर्भर भारत का बजट कैसा होगा? दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े खरीदार देशों में से एक भारत को आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्टर बनाने वाला बजट होगा। दुनिया के बाजारों में मेड इन चाइना के ब्रांड के सामने मेड इन भारत का सिक्का जमाने वाला बजट होगा। हम आपको बताएंगे बजट की बिग पिक्चर और विश्लेषण करेंगे छोटी से छोटी बारीकियों का। आपकी जरूरत से जुड़ा कोई भी सवाल जो आपके दिमाग में होगा, उसका सटीक जवाब मिलेगा आपको। बजट 2021, अ बजट लाइक नो अदर। देखिए सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि बजट मतलब सीएनबीसी आवाज। Sign the petition today. Log on to our website or give a missed call. Whisper presents Period of Pride, एक स्वच्छ सोच, an initiative by Network 18. पहली चाल, शानदार रणनीति। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। Powered by BSC. Experience the new. प्रायोजक है फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा और अरिहंत कैपिटल, जनरेटिंग वेल्थ। कोरोना के बाद इकोनॉमी को पटरी पर लाना है सबसे बड़ा चैलेंज, और इसे पूरा करेगा ये महाबजट। बजट से पहले और बजट के दिन होंगी सिर्फ काम की बातें, सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। बजट 2021, अ बजट लाइक नो अदर। देखिए सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि बजट मतलब सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक इन सीएनबीसी आवाज। मैं हूं आलोक प्रियदर्शी और हमारे साथ हैं प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल। इकोनॉमिक सर्वे पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बी शेप रिकवरी की बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे में, और कहा गया है कि नेक्स्ट ईयर जो ग्रोथ रेट है वो 11% होगा। किस सेक्टर से आप इस ग्रोथ को आता हुआ देख रहे हैं, यानी और साथ ही सरकार को किस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है ताकि ये ग्रोथ आए जिस तरह से आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया है? हाँ, ये सही है कि अभी हमारी ही नहीं, अभी IMF की भी जो फोरकास्ट आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि 11.5% का उनका ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ अगले आने वाले साल में। हमारा भी ऐसा ही जो हमारे एक्सपेक्टेशन है उसी बॉल पार्क में है। मतलब हमने 11% का नंबर दिया है, लेकिन ये भी कहा है कि उससे ज़्यादा होनी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि उससे ज़्यादा ही होगा। और आप 11% के साथ इन्फ्लेशन जोड़ेंगे तो 15% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तो होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये लो पेस के कारण है, हाँ उसका तो लाभ मिलेगा इस साल, लेकिन ये नंबर बहुत ही मतलब हमारे आर्थिक इतिहास में ये सबसे ऊंचे नंबर, ज़्यादा नंबर होंगे, बुलंद नंबर होंगे। तो आपने पूछा कि किस सेक्टर से। अब जो कृषि क्षेत्र है वो तो एक ही ताल पे चलता है, उसमें इस साल उसमें ज़्यादा उस पर कोई असर नहीं पड़ा था, तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो औद्योगिक जो सेक्टर है उसमें आप देखेंगे कि ज़रूर कुछ उछाल तो पहले हाफ में तो आएगी ही, क्योंकि पिछले साल जो अप्रैल से अगस्त तक काफ़ी उथल पुथल रही थी, लॉकडाउन के कारण काफ़ी उद्योग बंद थे, तो उन महीनों में तो उनमें तेज़ी आएगी ही, ये तो निश्चित है। लेकिन मेरे ख्याल से उसके बाद जहां आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ नंबर दिखेंगे वो है सर्विसेज सेक्टर में। क्योंकि सर्विसेज सेक्टर है कि जुलाई अगस्त के बाद भी उस पर असर पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे लीजिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म वगैरह, वो अभी जाके थोड़ा बहुत डोमेस्टिक टूरिज्म की वजह से उसमें थोड़ा सा जो अभी तेज़ी आई है वो अभी आ रही है। तो मेरे ख्याल से आपको औद्योगिक क्षेत्र में और सर्विसेज में दोनों में आपको तेज़ी दिखेगी।
कई सारे इकोनॉमिस्ट ने भी कहा कि जिस तरह से स्टिमुलस देने की जरूरत थी, आर्थिक सपोर्ट कोविड के टाइम में देने की जरूरत थी और खासतौर से लोगों की जेब तक पैसे पहुंचाने की जरूरत थी, वो नहीं हुआ। इस बार बजट में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो इस क्रिटिसिज्म को लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से स्टिमुलस, क्या आपको लगता है कि अभी और स्टिमुलस देने की जरूरत है या जो दिया जा चुका है वो सफिशिएंट है? अब बजट में क्या कहा जाएगा वो तो मैं नहीं कह सकता, वो वित्त मंत्री जी ही कह पाएंगी। लेकिन हमारा जो रिस्पांस था कोविड पे वो दूसरे देशों से कहीं भिन्न था, और इसमें मैं कुछ इसको समझाने की ज़रूरत है, तो मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए, बहुत अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ का ये मानना था कि शुरू में ही एक बहुत बड़ा सा एक स्टिमुलस पैकेज देने की ज़रूरत है, और कुछ देशों में ऐसा भी किया। इतना बड़े बड़े $1 ट्रिलियन के पैकेज आपने देखा होगा, ब्रिटेन में हुआ, यूएस में इत्यादि, उन्होंने किया। शायद उनकी अर्थव्यवस्था के अनुसार यही सही है, लेकिन हमारे अनुसार ये हमारे देश के लिए ये सही नहीं था, क्योंकि हमारी ये सोच थी कि लॉकडाउन के समय अगर हम लोग बहुत सारा खर्च करने जाते तो उसमें क्या लाभ मिलता, क्योंकि सब तो बंद ही था। आप अगर किसी उद्योग पे खर्च करें या किसी को पैसा भी दें तो वो खर्च कहाँ करेंगे, क्योंकि दुकान पाट तो सब बंद ही हैं। तो जब सितंबर में सब खुल गया, उसके बाद हम लोगों ने खर्च करना शुरू किया। तो और वो भी हम लोगों ने ऐसे वैसे खर्च नहीं किया, हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा भार दिया, इसलिए कि ये जो हम खर्च कर रहे हैं इसमें हमारा ऋण तो बढ़ रहा है ना गवर्नमेंट का। तो हम लोग चाहते थे कि साथ साथ एक एसेट भी बने उसके साथ साथ, कि अगले जो पीढ़ी है जो इस ऋण को इस पे वापस देंगे, उनके पास एक एसेट छोड़ के जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भार दिया, और उसमें भी आप आंकड़े देखेंगे तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा हमने किया। अक्टूबर के महीने में 100 कितना प्रतिशत था, 129% बढ़ोतरी है पिछले अक्टूबर के मुकाबले। फिर नवंबर में 249 और फिर दिसंबर में 64% ईयर एंड ईयर ग्रोथ था कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मतलब ये जो आंकड़े हैं छोटे नंबर नहीं है, बहुत बड़े बड़े, मतलब हमारी आर्थिक इतिहास में इतने बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले कभी भी शायद नहीं किया गया हो। तो इसमें टाइमिंग की कुछ बातें थी जो शायद कुछ अर्थशास्त्री जो मीडिया में आते हैं वो समझ नहीं पाए। ब्रेक जब तक अप्लाई होता है तब तक एक्सीलेटर नहीं छोड़ना चाहिए। अब जबकि अनलॉक हो गया है, एक तरह से ब्रेक खत्म हो गया है, तो अब क्या आपको लगता है कि और भी स्कोप है स्टिमुलस देने का? तो हमने जो आर्थिक समीक्षा में ये कहा है कि जब तक इस स्टिमुलस की देने की जरूरत है तब तक देनी चाहिए। हम लोगों ने प्रो ग्रोथ एक केस प्रेजेंट किया है, और हमारी जो आर्थिक स्थिति है हम लोगों ने दिखाया है आंकड़ों के तहत कि देखिए हमारी आर्थिक स्थिति में ग्रोथ से ही डेट सस्टेनेबिलिटी हो सकती है, न कि थ्रू टू मच कंस्ट्रेंट। पर्टिकुलरली अभी जो स्थिति है कि अभी जो रिसेशन के टाइम में ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, तो हमने यही हमने कहा है। तो जी हाँ, जब तक ज़रूरी है तब तक देना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि इसको हमेशा के लिए चला के रखना नहीं चाहिए। अभी की स्थिति के अनुसार हमको अभी अगर सपोर्ट देना पड़े तो और भी देना पड़े तो देना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में प्रोसेस रिफॉर्म पे भी काफ़ी फोकस किया गया है। ये किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है और क्या इसके लिए सजेशंस आप लोगों ने रखे हुए हैं? तो आप भारत में कोई भी अगर उद्योगपति है, कोई व्यापारी है, उनको तो मालूम ही है कि कितनी लंबे चौड़े से रेगुलेशन हर क्षेत्र में हैं। तो हम लोगों ने ये दिखाया है इस समीक्षा में कि एक रूटीन सा काम, जैसे एक कंपनी को बंद करना है जिसमें कोई केस वगैरह कुछ नहीं है, हाँ, उसको 1570 दिन लगते हैं बंद करने में। ये रूटीन सा काम है, कंपनी खड़ा किया जाता है, उनको बंद भी किया जाता है। तो एक मामूली सी काम में अगर आपको 1570 दिन लगते हैं, जबकि दूसरे देशों में इस मतलब जैसे आप सिंगापुर में ले 6 से 12 महीने में बंद हो जाता है, या यूके में लीजिए आप 2 साल मैक्सिमम 15 महीने में तो ज़्यादातर बंद हो जाते हैं, और हमको 4.5 साल लगते हैं इस काम को करने में। तो हम ये कह रहे हैं कि
अगर हम उद्योग में फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं, अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, तो ये जो रेगुलेशन का जो ये जाल बिछा हुआ है इसको घटाना पड़ेगा। एक और रिफॉर्म की बात काफ़ी मुद्दे में है, फार्म रिफॉर्म। इकोनॉमिक सर्वे में फार्म रिफॉर्म्स के फायदे बताए गए हैं। कहा गया है कि इट्स नॉट मेलोडी, इट्स रेमेडी। किस तरह से ये रेमेडी है और क्या वजह है कि जो फार्मर्स हैं उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, और क्या और सरकार को इसमें और जाके लोगों को समझाने की ज़रूरत है, और किस तरह से ये फार्म बिल इकोनॉमिक ग्रोथ में, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ में टर्न अराउंड पैदा? तो इसमें अभी राजनीतिक बहस में मैं नहीं घुसना चाहता, तो मैं सिर्फ अर्थनीतिक दृष्टिकोण से आपको समझाऊंगा। देखिए, ये जो हम लोगों ने कानून को बदला है उसका क्या है कि पहले किसान को एक गवर्नमेंट के मंडी में ही जाके बेचना था। हम कह रहे हैं कि कहीं भी बेचिए, अगर आप अभी भी सरकारी मंडी में बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, ऐसा कोई रोक नहीं है, लेकिन ये है कि आप दूसरे जगह भी बेच सकते हैं। ये जो मुद्दा है ये आज का मुद्दा नहीं है। हमने समीक्षा में लिखा हुआ है कि पिछले 20 साल में प्राय हर एक अर्थशास्त्री, किसी का भी नाम ले लीजिए, हर एक अर्थशास्त्री ने यही एक रिकमेंडेशन दिया था कि इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र में ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए कि जब तक किसान अपने सामान को और अपने उपज को अपने तरीके से नहीं बेच पाएगा, तब तक इस कृषि क्षेत्र में कभी इनोवेशन आएगा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र को खोल देना चाहिए। जैसे हम लोगों ने 1991 में औद्योगिक क्षेत्र को खोल दिया था, उसमें औद्योगिक क्षेत्र को लाभ ही तो हुआ, तो उसी तरीके से कृषि क्षेत्र को भी खोल देना चाहिए। और ये मुद्दा प्राय 2 दशकों से हर समीक्षा में कितने सारे कमेटी ने इस पे बहस की है, इस पे तर्क हुआ है, मतलब हजारों पेपर्स होंगे इस पे। और ये कहना कि ये कंसल्टेशन के बिना हुआ है, और गारंटेड एमएसपी, गारंटी एमएसपी की गारंटी की जो बात हो रही है, देखिए एमएसपी तक है, लेकिन ये गारंटी करना या नहीं करना, ये हम लोग तो एमएसपी दे रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इसको ये भी देखना पड़ेगा कि ये कुछ ही राज्यों में इसका, ज्यादातर ये कुछ ही राज्यों में लागू है। ये अगर समान ताल पे पूरे देश में करेंगे तो फिर ये दूसरे तरीके से पूरा सिस्टम ही जो आज का है तो फिर बदल देना पड़ेगा। तो जो ये मांगते हैं उनको ये भी फिर मान लेना पड़ेगा कि हम एमएसपी पूरी दूसरे तरीके से करेंगे और इसमें दूसरे राज्यों का ज्यादा इसमें भार रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन।